सभी को नमस्कार। मैं हूं विनोद बिश्नोई और हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में हम लोगों ने पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें 2-3 बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की थी। मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है और इसके कार्य क्षेत्र में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार की चर्चा हम पिछली क्लास में भी कर रहे थे और उसमें 2-3 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। कौन कौन से थे वो बिंदु? एक था बालक का अध्ययन, एक हम लोगों ने चर्चा की थी व्यवहार का अध्ययन और एक हमने बात की थी पाठ्यक्रम निर्माण। तो हम बात कर रहे थे कि इसके साथ में अन्य और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे अगर मैं आगे बात करूं तो अपने बात कर सकते हैं इसमें निर्देशन और परामर्श की। बच्चों का किस प्रकार से निर्देशन करना है, किस प्रकार वो अपने आगे भविष्य में सफल रहें, इसके लिए उनको कौन कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है, किस प्रकार से वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे उन्नति कर पाए, इन सभी बातों से संबंधित एक अध्यापक जो है उनका निर्देशन कर सकता है, उनको परामर्श दे सकता है। ये कब संभव होता है? ये तभी संभव होता है जब किसी शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान जो है वो अच्छे से रहे। तो इस प्रकार निर्देशन और परामर्श को भी किस में शामिल किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो विधियां, शिक्षा से संबंधित या शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियों का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो इन विधियों को भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको एक ही तरीके से पढ़ाया जाए। बच्चे की IQ के अनुसार, बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चों के योग्यता के अनुसार बच्चों को अलग अलग प्रकार की विधियों से पढ़ाना अच्छा रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, छोटे बच्चे हैं तो उनको प्ले वे मेथड, खेल खेल में हम लोग बहुत कुछ सिखा सकते हैं और लेक्चर से उनको नहीं सिखाया जा सकता। उसी प्रकार जो बड़े बच्चे हैं उन बच्चों को अगर हम लेक्चर मेथड से भी सिखाते हैं तो भी वो उनके लिए अच्छा रहता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की जो रोचक विधियां हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है और अन्य प्रकार की नवीन विधियों की जो खोज है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में हम उसको शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो एक बिंदु और हम ले सकते हैं जिसमें हम कहते हैं व्यक्तित्व अध्ययन। व्यक्तित्व जो है वो भी किस में शामिल किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में। व्यक्तित्व, अनेक प्रकार के व्यक्तित्व माने जाते हैं। कुछ लोग जो है वो अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं, कुछ उभयमुखी होते हैं। तो उनके व्यवस्था जो है उनके अनुसार किस प्रकार से करनी है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, कुछ बहुत कम बोलने वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कुछ परिस्थितियों के अनुसार विचार विमर्श करके और बाद में कुछ विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, दूसरों के सामने रखते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तित्व है। फिर भी अगर हम देखें शरीर की दृष्टि से तो कुछ पतले हैं, कुछ मोटे लोग होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ बोने होते हैं। वो सारा का सारा जो इनसे संबंधित बातें हैं उन सब बातों का अध्ययन किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्तित्व उसके शरीर से और उसका आंतरिक जो गुण है उन गुणों से वो प्रभावित होते हैं। तो इन सब का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें
एक हम बात कर सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल की जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो प्रतिभाशाली हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो मंदग्राह्य होते हैं। मंदग्राह्य का मतलब होता है जो धीमा सीखते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो औसत स्तर के भी हैं, जो प्रतिभाशाली जितना तेज तो नहीं सीखते हैं लेकिन मंदग्राह्य से थोड़ा अच्छा और जल्दी सीख सकते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को भी हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अनुसंधान। अनुसंधान जो खोज है उसको भी किस में शामिल कर लिया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए नित्य नई तकनीकों की खोज होती है, नए नए प्रकार के तरीकों को खोज किया जाता है। तो खोज एक बड़ा जो मुद्दा है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है और इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद में अगर हम और चर्चा करना चाहें अच्छे से तो कुछ बातों को हम और भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे विकास अवस्था। विकास अवस्था विकास अवस्था को भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है। विकास अवस्थाओं में शिशुकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था आदि जो काल हैं उन सभी काल की विशेषताएं, उस काल में पढ़ने वाले बच्चे पर प्रभाव, उस काल में किस प्रकार बच्चों का निर्देशन किया जाए, किस प्रकार से उनकी देखरेख की जाए, इन सभी कालों में शिशुकाल है, बाल्यकाल है, किशोरावस्था है। शिशुकाल तो मुख्यतः ज़्यादातर वो अपने परिवार में व्यतीत करता है, लेकिन बाल्यकाल और किशोरावस्था में जब वो बाल्यकाल से विद्यालय में आना शुरू हो जाता है, आजकल तो छोटे बच्चों को भी भेज रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे 2.5-3 साल के, उनको भी विद्यालयों में भेज रहे हैं जो शिशुकाल में आता है। पहले 5 साल के जो बच्चे होते थे या उसके बाद के बच्चे उनको विद्यालय में भेजा जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। तो उनकी देख रेख करना, उन बच्चों को किस प्रकार से अच्छे से सिखाया जा सकता है, किस प्रकार उनकी विशेषताएं होती है, तो ये सब इसमें देखा जाता है। तो शिशुकाल हो, बाल्यकाल हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था पे भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन मुख्यतः इन 3 कालों को किसमें शामिल कर लिया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है विकास की अवस्थाओं के तहत। इसके बाद में भी हम 2-4 बातें और कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले एक बार आप इसको देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में हम शामिल कर सकते हैं बालक को, बालक का जो अध्ययन है उसको, बालक के व्यवहार का अध्ययन, किस प्रकार से वो अपने माता पिता के प्रति व्यवहार करता है, किस प्रकार से अपने शिक्षकों के प्रति उसका व्यवहार है, किस प्रकार से वो अपने साथियों के प्रति व्यवहार करता है, इन सभी बातों को किस में शामिल कर लिया जाता है? व्यवहार अध्ययन में। उसी प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित जो बातें हैं उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। फिर हमने चर्चा की थी निर्देशन और परामर्श की। फिर हम बात कर रहे थे शिक्षण विधियां जो हैं उनको भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है। फिर व्यक्तित्व का अध्ययन जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इनको भी शामिल करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी हम इसमें शामिल करते हैं कार्य क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में। एक अनुसंधान और एक हम अभी चर्चा कर रहे थे विकास की अवस्थाओं की। इस प्रकार से आपको जो लगे कि हाँ सर ये भी इसमें शामिल हो सकता है जो सकारात्मक है, तो जितने भी सकारात्मक बातें हैं आप इसको इसमें शामिल
कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या सर हम नकारात्मक को शामिल नहीं कर सकते? जैसे बच्चे ने क्रोध किया, नकारात्मक व्यवहार है, तो क्या उसको इसमें शामिल नहीं हो सकता? वो जरूर होगा। लेकिन अध्यापक जो हैं उसका उद्देश्य हमेशा ही सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना रहता है और नकारात्मक व्यवहार को क्या होता है, धीरे धीरे कम करना होता है। तो जो नकारात्मक व्यवहार है बच्चे के, तो उनको दूर कैसे किया जाए, उन सब बातों पर भी इसमें चर्चा की जाती है। एक हम बात कर सकते हैं समूह को लेकर। समूह है, बच्चा समूह में कैसे रहता है और बच्चा अकेला कैसे रहता है, समूह के प्रति उसका व्यवहार कैसा है और परिवार के प्रति व्यवहार कैसा है, और जब वो अकेला होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है। क्योंकि ये सारे जो व्यवहार होते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, वो उसकी शिक्षा प्रक्रिया जो है, शैक्षिक प्रक्रिया जो है, उन सब को उसका व्यवहार प्रभावित करता है। इसलिए समूह को भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में हम लोग शामिल कर सकते हैं। एक हम बात कर सकते हैं मापन और मूल्यांकन की। मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन को भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जो बच्चे ने सीखा है उसने कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या वो और अच्छा सीख सकता है, इन सभी बातों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। और वो किसके अंतर्गत आता है, वो मापन और मूल्यांकन के तहत आता है। तो इस प्रकार से मापन और मूल्यांकन को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। एक हम शामिल कर सकते हैं सीखने की प्रक्रिया। बहुत बार इसको क्या लिख देते हैं, अधिगम। अधिगम लर्निंग, उसको भी किस में शामिल करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं। इससे पहले हमने चर्चा की थी, उसमें सारी बातें आ गई थी कि बच्चा कैसे सीखता है, किन विधियों का उपयोग करके हम उसको अच्छे से सिखा सकते हैं, किस अवस्था में वो किस प्रकार से सीखेगा, और कब वो उन बातों को नहीं सीखता है जब हम कुछ बातें उस बच्चे को सिखाना चाहते हैं। जैसे शिशुकाल के बच्चे को अगर हम किशोरावस्था की बातें सिखाना चाहेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। तो इस प्रकार से कुछ बातें कुछ काल में सीखी भी नहीं जा सकती, उन सब बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। अब सीखने की प्रक्रिया में कुछ पठार भी आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एजुकेशनल ब्रेकर्स। एजुकेशनल ब्रेकर, जो पठार आते हैं यानी रुकावटें आती हैं। तो सीखने में किस प्रकार की रुकावटें भी आ सकती है, संभावित जो रुकावटें हैं, और उनको दूर कैसे किया जाएगा, ये सब बातें भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में करते हैं। और इसका कार्य क्षेत्र परिवर्तनशील है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। बदलता रहता है समय के अनुसार। तो आज हम लोगों ने चर्चा की थी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में और भी आपको अच्छा लगे कि यान जी इन पॉइंटों को हम शामिल कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण थे उनकी हम लोगों ने चर्चा की है। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ में अच्छी बातों को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। क्योंकि जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी साथी वीडियो डाल रहे हैं वो आप तक अच्छे से पहुंचेंगे, आप उनसे अच्छा अध्ययन कर पाएंगे। फिर मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।